नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 36 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 37 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू क्लासों को देख लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, केरोटीन के कारण या फिर जेंथोफिल के कारण? तो एंथोसाइनिन के कारण सेब के अंदर लाली पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पेलियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे पेलियोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी के अंतर्गत पैतृक लक्षणों तथा संतति में पहुंचने का अध्ययन है वो हेरिडिटी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही है। और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी सारे के सारे हैं वो सही सुमेलित है भी, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वो बताना है। पेलियोलॉजी के अंतर्गत हमने अभी पढ़ा था, पेलियोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है, ठीक है। देन उसके बाद में निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोडस का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवंशिक और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी एकदम सही है। और लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है, ये भी एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, एकदम सही है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो उद्यान पादपों का संवर्धन किया जाता है, उद्यान पादपों का संवर्धन। एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन है वो एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, ये भी एकदम सही है, यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑल ऑफ दीज है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, टेरिडोलॉजी, एग्रोनॉमी? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो जो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है, याद रखना भी, ठीक है। और टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइटस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एग्रोनॉमी के अंतर्गत है वो फसली पादपों का अध्ययन है वो एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन है वो एल्गोलॉजी में किया जाता है और फाइकोलॉजी में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। साइटोलॉजी में घासों का अध्ययन नहीं किया जाता, साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है भी, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को
को क्या बोला जाता है? डेंड्रोलॉजी, इकोलॉजी, एग्रोनॉमी, वायरोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत है वो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इकोलॉजी के अंतर्गत है वो पौधों का वातावरण से संबंधित पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन है वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देन उसके बाद में एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है और वायरोलॉजी के अंतर्गत है वो विषाणुओं का अध्ययन है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पादपों की अकारिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और शैवालों का अगर हम आपसे पूछ ले भी एल्गोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भी आपका राइट आंसर होगा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्धावस्था का, कवकों का, वनों का या फिर ऊतकों का। तो आपका राइट आंसर होगा जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वर्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्न में से सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पादप जीवाश्मों का अध्ययन है वो पैलियोबोटनी के अंतर्गत किया जाता है। एकदम सही है। ये पीडोलॉजी के अंतर्गत है वो मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं किया जाता है पीडोलॉजी, यानी आपका राइट आंसर होगा बी है वो सही सुमेलित नहीं है भी। ठीक है, बी सही सुमेलित नहीं है। देन उसके बाद में माइक्रोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। एकदम सही है, ये भी सही है, पहला सही है, तीसरा भी सही है। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी पुष्पों का संवर्धन किया जाता है या फिर अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदा संबंधित अध्ययन किया जाता है, मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। ठीक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे साइटोलॉजी का आपका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी उद्यान पादपों का संवर्धन, ये सही नहीं होगा भी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ए है वो सही सुमेलित नहीं है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं आगे वर्गीकी का पादप वर्गीकरण का अध्ययन है वो वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है, ये सही सुमेलित है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, ये भी एकदम सही है, बीजों का अध्ययन है वो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत है वो कोशिका का अध्ययन किया जाता है, न कि उद्यान पादपों का संवर्धन। ए है वो सही सुमेलित नहीं है भी। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, यहाँ पे भी आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में अपन पौधों का वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। और केशिडियोलॉजी के अंतर्गत है वो पादपों में रोगजन्य गांठों तथा पादप कैंसर का अध्ययन है वो केशिडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों व वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। एल्गोलॉजी के अंतर्गत है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है, न कि कोशिका का अध्ययन। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, डी सही सुमेलित नहीं है भी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्न में से सुमेलित नहीं है ये बताना है। एंग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही सुमेलित है। प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत अपन उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही सुमेलित है। इथेनोबोटनी के अंतर्गत हम आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। और हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पारिस्थितिकी का अध्ययन नहीं किया जाता अभी। ठीक है ना, ये डी है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कोशिकाओं व ऊतकों के विभिन्न रासायनिक पदार्थों की कंडीशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इकोबॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इकोबॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यह भी सही है। और फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। और रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न विकिरणों का पादपों का प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, न कि उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। ये सही सुमेलित नहीं है, भी डी है वो सही सुमेलित नहीं है। रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न विकिरणों का पादपों का प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्नियोलॉजी में, ओस्टियोलॉजी में, डेमोग्राफी में या फिर एंथ्रोलॉजी में? तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑर्नियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो, बायोपस है, बायोपस क्या है भी? कैंसर का परीक्षण है, शव का परीक्षण है या फिर पारिस्थितिकी का अध्ययन है या फिर मृदा का अध्ययन है? तो आपका राइट आंसर होगा कैंसर का परीक्षण ही बायोपस कहलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑटोपस, अगर आपसे पूछ ले भी ऑटोपस में शव का परीक्षण किया जाता है, शव का परीक्षण किस में किया जाता है? तो ऑटोपस यानी इसका ये AUTOPSY ऑटोपस, ऑटोपस में शव का परीक्षण किया जाता है और बायोपस में कैंसर का परीक्षण किया जाता है। इट्स ओके। माइक्रोकोरम में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। इट्स ओके। मृदा का अध्ययन है वो पेडोलॉजी में किया जाता है और पारिस्थितिकी का अध्ययन है वो माइक्रोकोरम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, केलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो मानव सौंदर्य का या फिर मूत्र व वृक्क से संबंधित विज्ञान का या फिर उंगलियों की छाप का या फिर विष का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मानव सौंदर्य का अध्ययन है वो केलोलॉजी में किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मूत्र व वृक्क से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है तो आपका राइट आंसर होगा यूरोलॉजी, ठीक है। यूरोलॉजी के अंतर्गत ये चीजें की जाती है, मूत्र व वृक्क से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद में अंगुलियों की छाप का अध्ययन किस में किया जाता है तो डेक्टिलोग्राफी में किया जाता है, डेक्टिलोग्राफी में। इट्स ओके। देन उसके बाद में विष का, जहर का अध्ययन या फिर विष का अध्ययन है वो किस में किया जाता है तो आपका राइट आंसर होगा टॉक्सिनोमी में किया जाता है, ठीक है ना। विष का अध्ययन टॉक्सिनोमी में किया जाता है और डेक्टिलोग्राफी में उंगलियों की छाप का अध्ययन किया जाता है और मूत्र व वृक्क से संबंधित विज्ञान का अध्ययन है वो यूरोलॉजी में किया जाता है और मानव सौंदर्य का अध्ययन है वो केलोलॉजी में किया जाता है। चीजें समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी, घास का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी में, इथोलॉजी में, पेडोलॉजी में, एंग्रोस्टोलॉजी में। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एंग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है तो जल संवर्धन का अध्ययन है हाइड्रोपोनिक्स या फिर आर्नियोलॉजी या फिर ओडोंटोलॉजी या फिर ओस्टियोलॉजी। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स में जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्न में से सुमेलित नहीं है तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा सही सुमेलित नहीं है वो बताना, ठीक है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में पोषिता तथा परजीवियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। देन उसके बाद में पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी के अंतर्गत विष का अध्ययन नहीं किया जाता, सी सही सुमेलित नहीं है भी। पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन है वो पेलियोबोटनी के अंतर्गत किया जाता है, न कि विष का, ठीक है। माइक्रोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
पादप जगत को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? 3, 2, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा पुष्पोद्भिद और दूसरा हो जाएगा अपुष्पोद्भिद। ठीक है, इन 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है पादप जगत का, प्लांट किंगडम का। नेक्स्ट देखो भी 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो थैलोफाइटा है वो इस वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। थैलोफाइटा, इस उपजगत में पौधों के भ्रूण नहीं बनता, यानी थैलोफाइटा होता है इसमें इस उपजगत के पौधों में क्या है, भ्रूण नहीं बनता है, तथा इनमें क्या है, संवहन बंडल अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंट होता है। अगर आपसे पूछ ले संवहन बंडल है वो किस जगत में अनुपस्थित होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो थैलोफाइटा में एब्सेंट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं? साइनोफाइटा में, या फिर क्रिप्टोगैमस में, या फिर रोडोफाइटा में, या फिर फियोफाइटा में? तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्रिप्टोगैमस में बीज और पुष्प नहीं बनते हुए। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रिप्टोज का अर्थ होता है गुप्त, क्रिप्टोज का अर्थ क्या होगा, गुप्त हो गया, और गेमिन का अर्थ होता है विवाह करना। तो अर्थात क्रिप्टोगैमस पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है ना, गुप्त विवाह करना, इसका अर्थ ये हो गया। क्रिप्टोगैमस है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, क्रिप्टोज और गेमस, गेमिन। क्रिप्टोज का अर्थ हो गया गुप्त और गेमिन का अर्थ हो गया विवाह करना। थैलोफाइटा कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा थैलोफाइटा को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो शैवाल, कवक और जीवाणु। ठीक है, शैवाल, कवक और जीवाणु। 25 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाएंगे? अनावर्त बीजी, आवृत बीजी, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनावर्त बीजी बोला जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी अनावर्त बीजी पौधे वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं, जैसे कि साइकस है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, साइकस के ऊपर क्या है, पुष्प नहीं लगते हैं। जिंगो, ठीक है, बाइलोवा, मेटासिकोआ, इन सभी वृक्षों के ऊपर ये झाड़ियों के रूप में होते हैं और इसके ऊपर पुष्प नहीं लगते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पुष्पी पादपों को रखा गया है ब्रायोफाइटस में, क्रिप्टोगैमस में, फेनरोगैमस में, या फिर टेरिडोफाइटस में? तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पुष्पी पादपों को हमने फेनरोगैमस में रखा है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अपुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगैमस में, क्रिप्टोगैमस में, या फिर टेरिडोफाइटस में, या फिर ब्रायोफाइटस में? तो आपका राइट आंसर होगा क्रिप्टोगैमस में अपुष्पी पादपों को रखा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो भी, वनस्पति जगत का सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा कौन सा होता है? जेमिया, पिग्मिया, सिकोया, या फिर सेम्परविरेंस, या फिर साइकस, या फिर जिंगो वाइलोवा? तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो गया जेमिया पिग्मिया, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा? तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। मोस किस वर्ग का पादप है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्लोरोफाइटा? तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मोस है वो ब्रायोफाइटा वर्ग का पादप हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। नेक्स्ट
31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिप्टोगेमस को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा क्रिप्टोगेमस को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन 3 पार्टों में डिवाइड किया है क्रिप्टोगेमस को। थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है शैवाल, प्रोटोजोआ, फफूंदी या कवक, ए व सी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में थैलोफाइटा के अंतर्गत है वो शैवाल और फफूंदी या कवक आते हैं, यानी सी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए व सी दोनों। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहोक को, एहरेन वर्ग को, या फिर अरस्तु को, या फिर वॉटसन को। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जीवाणु विज्ञान का पिता है वो ल्यूवेनहोक को बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीवाणु की खोज है वो 1683 में की गई थी, याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ ले जीवाणु की खोज है वो सन 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक ने की थी और एहरेन वर्ग ने 1829 में इसे जीवाणु नाम दिया था। अगर आपसे पूछ ले जीवाणु नाम किसने दिया था, तो एहरेनबर्ग ने दिया था, जो कि 1829 में दिया था। ठीक है, खोज है वो इसकी 1683 में ही की गई थी, हॉलैंड का वैज्ञानिक था ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब कौन कौन से? पहला हो जाएगा आकृति के आधार पर मैं बोल रहा हूं, तो पहला आ जाएगा छड़ाकार या फिर बेसिलस, दूसरा हो जाएगा गोलाकार या फिर कोकस। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कोमा आकार या फिर विब्रियो, और चौथा हो जाएगा सर्पिलाकार या फिर स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट निम्न में से कोमा का आकार है, कोमा का आकार बेसिलस का, कोकस का, विब्रियो का या फिर स्प्रिंग का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विब्रियो को कोमा आकार बोलते हैं। ठीक है ना, कोमा आकार है वो विब्रियो को बोला जाता है और स्प्रिंग है वो सर्पिलाकार को बोलते हैं, और बेसिलस है जो कि बेसिलस है उसको छड़ाकार बोलते हैं, और कोकस है उसको हम गोलाकार बोलते हैं, याद रखना इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखो भी, को कितने भागों में बांटा गया है फेनरोगेमस को, यानी फेनरोगेमस को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया है? क्वेश्चन ये है भाई, फेनरोगेमस को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया है? 3, 2, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है फेनरोगेमस को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक तो नगन बीजी हो जाएगा और एक आवर्त बीजी हो जाएगा, जिसे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फेनरोगेम्स के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं और इन सभी पौधों में फूल और फल तथा बीज होते हैं। ठीक है ना, फूल, फल और बीज होते हैं। फेनरोगेम्स के जितने भी पौधे होते हैं वो सारे पूर्ण विकसित होते हैं। और कौन कौन से हो गए? इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखो भी, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सुबेरिन की, काइटिन की, क्यूटिन की। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शैवालों का जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है लाइकेन का, कवक का, जीवाणु का, शैवाल का। तो शैवाल विज्ञान है तो उसमें शैवाल का ही अध्ययन किया जाएगा भी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है कवक के कारण, लाइकेन के कारण, शैवाल के कारण या फिर जीवाणु के कारण। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा शैवाल के कारण, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल, मूल कवक या फिर एजेटोबैक्टर। तो आपका राइट आंसर होगा नील हरित शैवाल है वो एक ऐसा जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, याद रखना, अगर नील हरित शैवाल की जगह अगर साइनोबैक्टीरिया नाम आ जाए तो आपका राइट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया।
हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? स्टारच, मंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्टारच और मंड दोनों ही उपस्थित होंगे, दोनों ही पाए जाएंगे। तो ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, लाल सागर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मॉस के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण, शैवाल के कारण। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा शैवाल के कारण लाल सागर में लाल रंग उपस्थित होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एगार एगार किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, शैवाल से, कवक से, जीवाणु से। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शैवाल से एगार एगार रोग प्राप्त होता है, एगार एगार प्राप्त होता है नामक एक पदार्थ है। ठीक है, ये एगार एगार नामक पदार्थ है ना, वो शैवाल से प्राप्त होता है। और शैवाल कौन से शैवाल से प्राप्त होता है? तो जेलिडियम, जेलिडियम, ठीक है ना, जेलिडियम नाम का एक शैवाल है, उससे प्राप्त होता है ये। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखो भी, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? कारा से, नाइट्रेला से, क्लोरेला से, या फिर अगर अगर से। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरेलिन है वो क्लोरेला से प्राप्त होता है, यानी क्लोरेला, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन है लाइकेन से, शैवालों से, कवक से, जीवाणु से। तो आपका राइट आंसर होगा शैवालों से, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू व जूतों की पॉलिश करने में किसका उपयोग किया जाता है? कवक का, लाइकेन का, बैक्टीरिया का, या फिर शैवाल का। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कौन सा शैवाल होता है? तो श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक पदार्थ बनाया जाता है केराड्रस नामक शैवाल से। ठीक है, श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक एक पदार्थ बनाया जाता है जिससे शैम्पू और जूतों की पॉलिश की जाती है। ठीक है, और कौन से शैवाल से? तो केराड्रस नामक एक शैवाल होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सरगासो समुद्र का नाम जाना जाता है शैवालों के कारण, या फिर कवकों के कारण, या फिर लाइकेनों के कारण, या फिर जीवाणुओं के कारण। तो शैवालों के कारण है वो सरगासो समुद्र का नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटे विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु, मुख व खुरपका, डाउसोनिया, या फिर जुप्सिस। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सबसे छोटा विषाणु है वो मुख व खुरपका, मुख व खुरपका, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पॉक्स विषाणु सबसे बड़ा विषाणु है। अगर आपसे पूछ ले भी सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा पॉक्स विषाणु है वो सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे छोटा विषाणु है वो मुख व खुरपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला, कारा, नाइट्रेला, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरेला नामक जो शैवाल है उसको अंतरिक्ष यान के केबिन में उगाकर अंतरिक्ष यात्री है वो प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन है वो प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले भी सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो डाउसोनिया है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होगा वे। ठीक है ना। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।